ए वार्म वेलकम अगेन। जैसे कि हमने क्लास में शुरू किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक मेम्ब्रेन का एक वो पार्ट जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है और इसमें सभी वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी जो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ठीक है। आपके सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और इट्स नॉट एक्जेक्टली बाय द सेल मेम्ब्रेन, इट्स ऑल कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। सबकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपके एंडो मेम्ब्रेन में 4 आपके सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम ये आपस में इन्वॉल्व नहीं होते, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए काम करता है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली फोटोसिंथेसिस में काम करता है, पेरोक्सिसोम बेसिकली आपके कैटालिस एंजाइम होता है जो कि बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर सेल्स के अंदर बनता है तो उनको ब्रेक डाउन करता है। ओके। सो तो बेसिकली ये 4 प्रोसेस होते हैं, 4 जो बेसिकली आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन मैंने पहले भी बताया था, इनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है लाइसोसोम को बनाना और उससे थ्रू फूड को डाइजेस्ट करवाना, और एक होता है प्रोटीन को बनाकर सेल के बाहर भेजना। एक सिंपल आप एक एनालॉजी लेके चलें, मान के चलिए एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने 1 टन प्रोटीन का ऑर्डर दिया। ठीक है। तो एक इंडस्ट्री ने 1 टन प्रोटीन का ऑर्डर दिया, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। अब वो रॉ प्रोटीन बनाएगा। अब वो रॉ प्रोटीन मॉडिफाइड होने के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन बनता है बिल्कुल रॉ प्रोटीन, कच्चा माल। अब ठीक है, कच्चा माल रिसीव करेगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को मॉडिफाइड करके एक फंक्शनल प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया। अब वो फंक्शनल और स्ट्रक्चर प्रोटीन में कन्वर्ट होने के बाद में उस गोल्गी जो आपकी गोल्गी बॉडीज है, अब उससे आपका जो प्रोटीन मटेरियल है वो वेसाइकल्स के फॉर्म में कट कट कर बाहर आता है। अब जो वेसाइकल्स के फॉर्म में ये जो प्रोटीन मटेरियल बाहर आता है, जिसको हम वेसाइकल्स कहते हैं। ठीक है। अगर इनको आप सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजना है तो अब क्या होता है कि ऐसी 2 वेसाइकल्स आपस में जुड़ती हैं और वैक्यूल्स बनाती हैं, और एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से दैट वी जस्ट थ्रो इट आउट। क्लियर हो गया। अब वैसे ही आपके सेम जिस तरह से वेसाइकल्स बन रहे थे उसी तरीके से गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम बनता है जो कि फूड डाइजेशन में मदद करता है। अब हम वन बाय वन सभी सेल ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप ये देखें, ये एक अगर डबल मेम्ब्रेन सेल, अगर आपका डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो और इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपको ये जो दिख रहा है ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब एक तरह से नेटवर्क जाल, जो बेसिकली शुरू होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एक ऐसा नेटवर्क, मेम्ब्रेन का एक ऐसा नेटवर्क विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंड एट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ये एक आपका रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। अब ये जो रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये पूरी सेल के अंदर पूरी सेल के अंदर एक कवर्ड होता है, पूरी सेल के अंदर ये पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस से शुरू होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से शुरू होता है और सेल मेम्ब्रेन पे जाके खत्म होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब जब ये ईआर जब सेल के अंदर पाया जाता है तो उसके साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो कि इस ईआर के अंदर है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, और एक पार्ट जो उस ईआर के बाहर है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। सुनिएगा, अब आपका जो ईआर है साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। द साइटोप्लाज्म व्हिच इज फाउंड इनसाइड ऑफ ईआर, देखिए, जो कि अब जो कॉम्प्लेक्स जो पार्ट इसके अंदर पाया जाएगा यू कैन कॉल इट द ल्यूमिनल, और जो इसके बाहर की तरफ पाया जाएगा दैट यू कैन कॉल इट्स एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है। तो जब यूकेरियोटिक सेल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई थी तो दैट रिवेल द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम और टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इसकी माइक्रोस्कोपिक, जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी की गई एआर की, तब ये देखा गया है कि एक तरह का नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है। नेटवर्क या तो नेटवर्क के फॉर्म में होता है या फिर उसके कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर होते हैं, और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। देखिए, जो भी आपका सेल ऑर्गन किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर आपने उसके फंक्शन को समझ लिया तो सेल ऑर्गन के होने की, सेल ऑर्गन क्यों होता है वो आप समझ जाएंगे। तो ईआर डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस कहने का मतलब है सेल के अंदर का स्पेस। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का स्पेस होता है, वो 2 कंपार्टमेंट में उसने डिवाइड कर दिया। द स्पेस व्हिच इज इनसाइड ऑफ ईआर
दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनल, द स्पेस विच इज आउटसाइड ऑफ ईआर दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या फिर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं। मतलब आपका साइटोप्लाज्म एक्चुअली से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। साइटोप्लाज्म जो ईआर के अंदर है वो आपका हो गया ईआर के अंदर है ल्यूमिनल, और जो साइटोप्लाज्म आपका ईआर के बाहर है वो हो गया आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या फिर एक्सटर्नल पार्ट हो गया। ओके, ईआर बेसिकली क्या होता है कि कभी-कभी ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ विद द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो आप ईआर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका ईआर उसमें प्रेजेंट है, मतलब ईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, यू कैन कॉल इट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो दैट इज कॉल्ड द रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा एक बार आप, यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, दिस इज आरईआर। और आरईआर क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर आपके राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से यू कैन कॉल देम द एसईआर। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे आपका कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए बोलते, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता, दैट्स व्हाई उसकी मेम्ब्रेन स्मूथ रहती है। तो देखिए आरईआर, देखिए एंडोप्लाज्मिक का अगर आप काम देखोगे ना, एंडोप्लाज्मिक का काम तो क्या होता है, नेटवर्क बनाना होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब देखो दो तरीका का हो गया, एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम का काम तो प्रोटीन बनाना है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या होता है, प्रोटीन बनाती है। और आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब प्रोटीन के अलावा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये जो मटेरियल होती है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। तो इसलिए देखिए ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो एक नेटवर्क है, एक तरह का कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, एक नेटवर्क है जिसके थ्रू उसके मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आरईआर इज मेकिंग अ प्रोटीन, एसईआर इज इन एसोसिएशन विद द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड सम कोलेस्ट्रॉल मटेरियल। तो अब ये जो ये कि ये इस तरह का एक मतलब अगर मान के चलो कि यहाँ पे जब भी प्रोटीन या लिपिड को बनाया जाता है, तो अगर उसको सेल के बाहर भेजना है या सेल के अंदर भेजना है, क्योंकि जब कभी भी ऑर्डर आता है तो सेल के डीएनए के पास में ऑर्डर आएगा, देन डीएनए उसके आरईआर को एसईआर को एक्टिवेट करता है कि यू हैव टू बी सिंथेसाइज दिस मच ऑफ अमाउंट प्रोटीन और लिपिड, तो ईआर एक्टिवेट हो जाता है और अपना वो इसके ऊपर राइबोसोम अब स्टार्ट कर देता है अब प्रोटीन बनाना आइदर और लिपिड बनाना। अगर एसईआर है तो लिपिड बनाना शुरू कर देगा, फिर वो बना बना के थैलियो के फॉर्म में बना बना के सेल के बाहर भेजेगा। अब उस थैलियो के फॉर्म में फिर इसको हम प्रोटीन और लिपिड को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के, चलो कोई सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है किसी भी रीजन से, तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो फटाफट ये दोनों काम करके वहां पे न्यू मटेरियल ऑफ लिपिड बनाते हैं, न्यू मटेरियल ऑफ प्रोटीन बनाते हैं और सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीटली जो डैमेज हो चुकी है उसको खत्म करते हैं, मतलब उसको रिकवरी करते हैं। तो लाइक ये एंडोप्लाज्मिक मतलब एक रेटिकुलम में जाल है, उस जाल का काम क्या है, उस जाल का अगर आपसे पूछे कि देखिए ये जाल का काम क्या है, जाल का काम तो होता है कि इसके अंदर लाइक जाल का काम तो यही है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, दैट्स व्हाई देखना ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक घिरा हुआ होता है, मतलब क्योंकि क्या होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और ये मान के चलो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच का एक नेटवर्क है, तो अगर किसी भी प्रोटीन या लिपिड को सेंड करना है तो डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस से ऑर्डर आया, ऑटोमेटिकली सेल मेम्ब्रेन बना के सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया। और जब बाहर भेजने का प्रोसेस होता है उसको एंडोसाइटोसिस, इफ यू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, चलो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। RER is frequently observed in the cell actively involved in a proteosynthesis और they are extensive continuous with the outer membrane of a nucleus, मतलब न्यूक्लियस के साथ वो एक्सटेंसिवली बाहर निकले हुए होते हैं and till the plasma membrane. The smooth endoplasmic reticulum is a major site of synthesis of lipid. In animal cell, lipid-like steroid hormones are synthesized in SCR. अब जैसे कि हम हार्मोन्स पढ़ेंगे, एनिमल सेल्स में इतने हार्मोन्स होते हैं, प्लांट सेल में इतने हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक हार्मोन होता है जो कि बना होता है लिपिड बेस होता है, एक प्रोटीन होता है, एक हार्मोन्स होता है प्रोटीन बेस होता है। अगर भैया प्रोटीन बेस हार्मोन है या फिर लिपिड बेस हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल बेस हार्मोन है, स्टीरोल बेस हार्मोन जो है, कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल हार्मोन्स एक ही हुआ, तो वो जो हार्मोन्स है, अब वो हार्मोन्स बेसिकली कहाँ सिंथेसाइज होंगे, वो बेसिकली होंगे एससीआर के ऊपर। और हार्मोन्स कितने जरूरी है, यू कैन सिंथेसाइज, यू कैन थिंक। हम जब पढ़ेंगे ना टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जब हम हार्मोन्स के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि लीवर बाइल जूस निकालता है, अब वो जूस बनाता कौन है, वो जूस तो यही बनाएगा ना। जूस में होता क्या है, जूस में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स किसके, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन इन्वॉल्व कौन होगा, वहां पे एससीआर होगा।
लाइक अब ध्यान आर होगा, सॉरी। अब ध्यान रखना, अगर जनरली ऐसा होता है कि जो जहाँ पे लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई सेल इज मच इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, जिस सेल से मतलब टिश्यू का काम, एक ऑर्गन का काम ज्यादा ज्यादा लिपिड बनाना है, तो ध्यान रखना वहां पर आर की एसईआर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी रादर देन द आर। अगर किसी भी सेल का काम एंजाइम बनाना है, या किसी सेल्स के अंदर लाइक एंजाइम ही पाए जाते हैं, अगर उसमें एंजाइम बनाना है तो प्रोटीन बनाना है, तो वहां पे आर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, राइबोसोम ज्यादा पाए जाएंगे। जनरली ये जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम या तो क्या सेल मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होंगे, या फिर फ्री फॉर्म में होते हैं, दोनों फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं। ओके, अब देखिए आर का फंक्शन क्या है, इट इज अ फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सिक्रेशन। सिक्रेशन कहने का मतलब है, सिक्रेशन कहने का मतलब है बनाकर उसको बाहर भेजना। ध्यान रखना, सेल सेल का काम सिर्फ आर का काम सिर्फ बनाकर उसको अपने पास रखना नहीं है, उसकी पैकेजिंग करना। क्योंकि अगर मान के चलो जो उसने प्रोटीन बना लिया है, प्रोटीन बनाकर अब वो प्रोटीन बनाकर कहाँ जाएगा, वो जाएगा गोल्गी बॉडी के पास में। अब वो गोल उससे क्या होगा, गोल्गी बॉडी बनेगी, गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाइड करके फिर उसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजती है। तो ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्गी बॉडी बनती है, और गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है, वेसाइकल्स बनते हैं, और वेसाइकल से वैक्यूल्स बनते हैं, और वो वैक्यूल्स सेल से बाहर जाते हैं। तो मतलब ये जो गोल्गी बॉडी का जो फॉर्मेशन है ना, ये भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। So they are extensive and continuous with the outer member of nucleus. That's why देखिए, for the secretion purpose they are extensive and the continuous with the outer membrane of nucleus. एरियर का फंक्शन क्या है, एसईआर का स्मूथ है, मतलब राइबोसोम नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं है तो मतलब ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, ये लिपिड या स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। ओके, जो कि इसका सिंथेसाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब आते हैं गोल्गी एपरेटस। देखिए, अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस 11 पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये मटेरियल काफी है, वरना आपकी बुक में तो इतना भी नहीं दिया हुआ। मैंने तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत डिटेल में समझाने के लिए दो तीन चीजें और एक्स्ट्रा ऐड की हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं तो बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इट इज अ मच एंड मच इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उससे 7 से 8 क्वेश्चन अकेले इससे कवर होते हैं। तो इसलिए बेटा अगर आप चाहते हो तो लेट मी नो, तो मैं आपको अलग से उस चीज के बारे में बता पाऊंगा, बिकॉज विद दिस नॉर्मल लेक्चर आई कुड नॉट बी डिक्टेट यू मच इन डिटेल फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो तो ये मटेरियल भी इनफ नहीं है, आपको और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्गी एपरेटस बनता है। अब एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैमिलियो गोल्गी। इन्होंने सबसे पहले आउल की नर्व सेल से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेडिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से, आउल के नर्व सेल से सबसे पहले एक सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग को यूज करके एक एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। एक्चुअली क्या है कि गोल्गी एपरेटस तो पहले भी देखा गया था, लेकिन उसको इतना क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है, कैमिलियो गोल्गी ने आउल की नर्व सेल से सबसे पहले इस एक एक स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टेन किया, और जो स्ट्रक्चर जब स्टेन किया तो देखा वो बिल्कुल एक जाल की तरह फैला हुआ है, और जहाँ पे स्टेनिंग के लिए उन्होंने यूज किया था सिल्वर नाइट्रेट। ओके, और उसकी वजह से इसका नाम गोल्गी एपरेटस बोला गया। He used silver nitrate at a staining agent because microscopic study of Golgi apparatus is quite difficult. क्या होता है बेटा, क्यों डिफिकल्ट होती है इसका भी सुन लीजिएगा। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो तो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, ये बेसिकली ऑप्टिकल रेस के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक स्टडी जितने भी होती है वो ऑप्टिकल रेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो क्या होता है, जब ऑप्टिकल लाइट पास होती है तो ऑप्टिकल लाइट में, जैसे आपके अगर आप किसी सेल की स्टडी कर रहे हो, और जब आप कभी लेंस को यूज करते हो तो लेंस से क्या होता है, विजिबल रेज आती है। और जब वो विजिबल रेज आती है तो अगर आपका किसी भी, अब एक सेल है, उस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। अगर अब आपके देखिए माइक्रोस्कोप को थोड़ी ना पता है कि आप गोल्गी एपरेटस देखना चाहते हो, तो गोल्गी एपरेटस देखने के लिए नो डाउट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए, जब भी तो आपको अलग से दिखाई देगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म और गोल्गी एपरेटस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, और सेम रहने की वजह से आपको वो दोनों एक जैसे ही नजर आएंगे। अब जब दोनों एक जैसे नजर आएंगे तो गोल्गी एपरेटस की आप सेपरेटली स्टडी कैसे करोगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करने के बाद में फिर इसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी
स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप स्टेन करते हो तो स्टेन करने से क्या होता है कि वो जो गोल्गी एपरेटस है या कोई भी सेल ऑर्गन है जिसको आप स्टेन करते हो तो उससे क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिव टू द अदर कंपाउंड्स बढ़ जाता है, और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो वो आपको अलग से नजर आएगा। ओके, अगर आपको एक 100 लोगों की भीड़ में अगर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो उसको कुछ तो वो एक अलग से दिखना चाहिए, जब भी तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पे अलग से दिखने के लिए एक एजेंट यूज किया, सॉरी एक रेजेंट यूज किया जिसका नाम था सिल्वर नाइट्रेट। ओके, गोल्गी एपरेटस में फंक्शन यूनिट होती है, सिस्टर्नी होती है। ओके, इसमें ये क्या होता है, सिस्टर्नी बेसिकली क्या होता है, फ्लैट होती है। ओके, मैनी फ्लैट होती है, डिस्क शेप सैक होगी, और एक सिस्टर्नी का जो डायमीटर होगा 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ओके, ये क्या होता है, स्टैक होती है, और ये स्टैक क्या होता है, पैरेलल होती है एक दूसरे के लिए। और इवन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में अगर मान के चलो कि कोई सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर 8 सिस्टर नहीं है, किसी का हो सकता है किसी दूसरी सेल के अंदर 10 हो सकती है, किसी में 15 हो सकती है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नी का जो नंबर है वो वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, क्योंकि अगर प्रोटीन जहाँ पे लिपिड का सिंथेसाइज ज्यादा हो रहा है, अकॉर्डिंगली जितनी ज्यादा सिस्टर्नी की जरूरत होती है तो सिस्टर्नी का नंबर वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब सिस्टर्नी होती क्या है हम वो समझेंगे पहले। देखिए मैं समझाता हूँ, देखिए पहले आपको मैं ये डिस्कस बाद में करता हूँ। ओके, देखिए ये सिस्टर्नी है एक, ठीक है। देखिए ऐसे बहुत सारी सिस्टर्नी, ऐसे बहुत सारी सिस्टर्नी आपस में एसोसिएट होती है। दिख रही है सिस्टर्नी, ये ऐसे बहुत सारी सिस्टर्नी होती है आपस में एसोसिएट होती है। मैं कह रहा था ना सिस्टर्नी होती है, फंक्शन इन सिस्टर्नी होती है, और इस सिस्टर्नी का जो सिस्टर फंक्शन सिस्टर्नी होते हैं, और सिस्टर्नी का जो नंबर होता है सेल टू सेल वेरी करता है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 15 हो सकती है, और एक सिस्टर्नी का जो डायामीटर है वो 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए, और इससे ये होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये सिस्टर नहीं होती एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, एंड इंटरकनेक्टेड होती है सिस्टर नहीं। और ये जो अब आप देखिए जो सबसे बड़ी सिस्टर नहीं है, वैसे 1 2 3 4, देखिए सबसे पहले समझाता हूँ आपको मैं। ओके, देखिए क्या होता है, मान के चलो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसाइकल बाहर आया, ठीक है, वेसाइकल मतलब प्रोटीन वेसाइकल बाहर आया। अब ये वेसाइकल क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस वेसाइकल। ठीक है, ट्रांस वेसाइकल बाहर आया, और ये वेसाइकल क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से सबसे पहले फ्लैट होता है। मैंने बताया था ना कि ईआर से ही गोल्गी बॉडी बनती है, तो सबसे पहले ये वेसाइकल फ्लैट होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब क्या होता है, पहले वेसाइकल क्या होता है, गोल होता है। अब वो गोल वेसाइकल धीरे 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 फ्लैट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नंबर ऑफ सिस्टर्नी, और जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसी को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो देखिए ये पहली सिस्टर्नी बन गई, और ऐसी बहुत सारी सिस्टर्नी इस तरीके से अटैच बन जाती है। ये नंबर क्या वेरी करता है, और इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। जो कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो कि एक पूरा सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक बनने का मतलब है ये पूरा मान के चलो, सर्कल कुछ अच्छा नहीं बना। ओके, ये मान के चलो एक पूरा सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में अब मान के चलो अब कितनी सारी सिस्टर्नीज है, और सिस्टर्नी का आपका जो न्यूक्लियस है, इन सबका न्यूक्लियस तो एक ही है, मतलब इनका सेंटर पॉइंट तो एक ही है भाई, सेंटर पॉइंट तो एक ही है। तो इसके लिए उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। ध्यान रखना, अगर एक बहुत सारी ऐसी फ्लैट स्ट्रक्चर, डिश शेप स्ट्रक्चर जिनका सेंटर एक ही होता है, उसको कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका सेंटर एक है, तो इनका सेंटर एक है। और इसका फॉर्मेशन कहां से शुरू हुआ, यहां से हुआ, इसलिए इसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, सिस फेज भी बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है तो कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं। और ये इसकी होती है मैच्योर फेज, मतलब यहां तक ये बन चुकी होती है, तो इसे बोलते हैं मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं, और कॉनकेव साइड बोलते हैं। कॉनकेव लेंस जैसा होता है ना, मैच्योर फेज होता है। तो ऐसे नंबर ऑफ सिस्टर्नी एक दूसरे से ऐसे बनना शुरू होती है। सबसे पहले ये सिस्टर्नी बनती है, फिर इससे ही दूसरी सिस्टर्नी बनती है, फिर इससे ये बनती है, और इससे इस तरह बनती है। तो ये जो फेज होता है, अब ये फेज, अब मान के चलो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मान के चलो कि ये फेज क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ मान के चलो कि ये फेज जो होता है न्यूक्लियस के सामने, मान के न्यूक्लियस इधर की तरफ है, तो जो फेज न्यूक्लियस के सामने होता है वो आपका हो गया सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। और जो फेज आपका सेल मेम्ब्रेन के सामने है, ठीक है, जो फेज आपका सेल मेम्ब्रेन के सामने है उसको बोलते हैं हम ट्रांस फेज। ठीक है, चलिए
ठीक है। गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, मतलब कॉन्सेंट्रिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबका न्यूक्लियस एक ही होता है, ठीक है, सबका न्यूक्लियस एक ही होता है, ओके। Okay, and with the distinct convex cis forming phase and concave or the maturing phase, cis or trans phase of the organelle are entirely different but are they interconnected। देखिए entirely different है, ये cis phase है, ये उसका trans phase है, ये उसका forming phase है, ये उसका mature phase है, ये उसका convex phase है, इसका convex phase है, लेकिन ये internally connected होते हैं, ठीक है। गोल्गी apparatus में दो पार्ट हो गए। फॉर्मिंग फेज, इट इज अ प्लेस वेयर द गोल्गी apparatus स्टार्टेड टू कंटिन्यूअसली फॉर्म, ER वेसिकल बिकम फ्लैट एंड सिस्टर्नी। मैच्योरिंग फेज होता है, इट इज अ प्लेस व्हेन द गोल्गी apparatus are fully matured and the towards the cell membrane। मैंने जो आपको बताया अभी, ठीक है। ध्यान रखना, इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट, गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी वेसिकल्स एंड द गोल्गी वैक्यूल्स। सिस्टर्नी जो कि उसका फंक्शन यूनिट होती है और जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर होती है और जिसके अंदर गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंसेस भरा हुआ होता है, ओके। इसमें जनरली apparatus में 6 to 30 सिस्टर्नी पाई जा सकती है। गोल्गी वेसिकल्स एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी, मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी वेसिकल्स अराइजेस एंड फिल्ड विद द प्रिपेयर्डली केमिकल बाय द सिस्टर्नी। देखिए मैंने बताया था सिस्टर्नी होते हैं, उनके अंदर आपका गोल्गी फ्लूइड भरा होता है, गोल्गी केमिकल्स भरा होता है। तो क्या होता है कि जो सिस्टर्नी के कॉर्नर से वेसाइकल अराइज होती है, जैसे कि गोल्गी है, इस पे वेसाइकल है, तो धीरे धीरे जैसे कि अगर मैच्योर होती है, प्रोटीन मॉडिफाइड हो चुकी होती है, तो क्या होता है यहाँ से धीरे 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 एक वेसाइकल अराइज होती है और वेसाइकल फिर सेपरेट होके बाहर आ जाती है, ठीक है। After the maturation, this vesicle pins off from cisternae, with several Golgi body fuse to each other and form a large vacuole, which is either utilized or extracted from the cell membrane। देखिए अगर मान के चलो अगर सेल को जरूरत है तो सेल यूटिलाइज कर लेगा उस वैक्यूल्स को, अगर नहीं जरूरत है, अगर सेल से बाहर का ऑर्डर है तो सेल के बाहर चला जाएगा। देखिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले मान के चलो कि ये कोई वेसाइकल है, ठीक है, ये कोई वेसाइकल, ओके। मान के चलो कि कोई ये वेसाइकल है, ठीक है, ये एक वेसाइकल है, ठीक है बेटा, ये एक वेसाइकल है और ये वेसाइकल किससे आ रहा है, ये वेसाइकल आ रहा है आपका, ये वेसाइकल आ रहा है आपका ईआर से, ठीक है, ईआर से वेसाइकल आया, ठीक है। अब ये ईआर से जो वेसाइकल आया, ये वेसाइकल सबसे पहले जाता है फ्लैट होता है, फिर उसके बाद में दूसरी सिस्टर नहीं बनती, सॉरी दूसरी सिस्टर नहीं, फिर तीसरी, चौथी। अब आपको जो दिख रहा है ये, अब क्या हो रहा है, अब देखिए ये जो आपको, अब ये देखिए उसके जो कॉर्नर था, जो मतलब कॉर्नर था, ये कॉर्नर थोड़ा सा स्वेल कर गया, फूल गया और पिंच आउट होके बाहर आ जाता है। अब ऐसे जब पिंच आउट होके बाहर आता है तो बाहर आने से ऐसी वेसाइक, अभी क्या वो बाहर आ गए वेसाइकल्स, फिर ये वेसाइकल्स आपस में जुड़ते हैं और वैक्यूल्स बना के सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिए जाते हैं। सो दैट इज प्रोसेस जो कि होता है गोल्गी बॉडी के अंदर। अब आता है पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ जनरल मोटा, अब इसके फंक्शन क्या है, सबसे पहला होता है जनरल मेटाबोलाइट्स की पैकेजिंग करना और सिक्रेशन करना, आइदर विद इन अ मेम्ब्रेन, विद इन अ सेल और आउट ऑफ द सेल। Golgi vesicle, Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। या तो क्या होता है कि सेल के अंदर ही सेट करेगा या फिर सेल के बाहर भेजा जाएगा। Material to be packaged in the form of vesicle from ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus, मतलब material जो होता है वो पैकेज होता है in the form of vesicle from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। सबसे पहले क्या होता है कि वो जो मटेरियल होता है वो प्रोटीन जो फ्लैटेड हो गया, अब जो फ्लैटेड हो गया फिर वो सिस से वो मटेरियल होता हुआ, सिस फेज से मटेरियल होता हुआ मैच्योर फेज तक जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो, जैसे कि एग्जांपल कहने का मतलब है कि होता कैसे है कि जो आपकी, देखिए होता कैसे है, जो आपकी जो सबसे पहले सिस फेज की जो सिस्टर नहीं थी वो बन गई, फ्लैट हो गई। अब उससे क्या होता है, एक ऊपर की तरफ वेसाइकल पिंच ऑफ होती है, बाहर आती है, फिर उसे दूसरी सिस्टर नहीं बनती है, फिर उससे पिंच होकर वेसाइकल बाहर आती है, उससे सिस्टर नहीं बनती है, फिर उससे पिंच होकर बाहर आती है, उससे सिस्टर नहीं बनती है। तो जो एक्चुअली जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन है विद इन सिस्टर नहीं चलता जा रहा है और ये बहुत जा रहे फंक्शन, जैसे जैसे सिस्टर नहीं बनती जा रही है वैसे वैसे प्रोटीन भी मॉडिफाइड होता जा रहा है। अब जो लास्ट में जो सिस्टर नहीं बची है जिसे मैच्योर फेज कहते हैं, वो फाइनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है और मॉडिफाइड होने के बाद में फिर उसको गोल्गी एपरेटस से उसको मतलब उसको ईआर के थ्रू और मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। यही रीजन है कि गोल्गी एपरेटस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में होता है। देखिए होता है कैसे इसमें, जैसे कि आप मान के चलो इससे फ्लैट होके गोल्गी सिस्टर नहीं बनी, तो यहाँ पे इसका जो प्रोटीन है, जो उसकी टिप पोर्शन है, ये फ्लैट होके ये बन जाएगा, फिर इसका ये पोर्शन है ये फ्लैट होके ये बन जाएगा,
फिर इसका ये पोर्शन है, ये फ्लैट होके ये बन जाएगा, और ये फ्लैट हो के जब बनता जा रहा है तो फ्लैट होके एट द एंड ये सब में ये मॉडिफिकेशन ही चल रहा है। देखिए पहला मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ, फिर सेकंड, थर्ड, और एट द एंड जब मॉडिफाइड फाइनली हो चुका होता है तो ये पिंच आउट होके यहाँ पे बाहर आ जाती है और आपस में मिलकर वैक्यूल्स बना के बाहर भेज दी जाती है। ठीक है। A number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in a cisternae of Golgi apparatus before the release from its transphase. Number of proteins synthesized by the ribosome. ध्यान रखना ये सिर्फ प्रोटीन का नहीं है, लिपिड का भी मॉडिफिकेशन करता है, कि ध्यान रखिएगा प्रोटीन ही सिर्फ लिपिड का भी मॉडिफिकेशन करता है। और नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by a ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before the release from its transphase. मतलब बाहर भेजने से पहले ही सबसे पहले प्रोटीन को मॉडिफाइड करता है, फिर बाहर भेजता है। अब आता है सेल वॉल फॉर्मेशन। मान के चलो कि जब कभी सेल डिवीजन होता है, प्लांट सेल डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा कि अब दो सेल डिवाइड हो चुकी है। सबसे पहले क्या होता है, उनकी सेल वॉल डिसअपियर हो जाती है, फिर उसके बाद में सेल वॉल डिसअपियर हो गई है, फिर जब नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होना होता है तो उस केस में आपके जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है, यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्रोटीन बना बनाकर वहां सेल वॉल के सेल वॉल तक पहुंचाती है। मतलब क्या होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि यही सेल कंटिन्यूअसली यही सारे कंपोनेंट बनाती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन के वैक्यूल्स, मतलब वेसाइकल्स बना बनाकर, वेसाइकल्स बना बना के बेचती है, क्योंकि ये इसके रॉ मटेरियल है। फिर यही रॉ मटेरियल आपस में मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। This polysaccharide are formed inside of Golgi complex secreted out in the form of vesicles. अभी जो पॉलीसैक्राइड्स है, पॉलीसैक्राइड कौन से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये बेसिकली गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनते हैं और वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर भेज दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कार्बो, अब देखिए सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, ये सारे ग्लूकोज के पॉलीमर है। तो अब ध्यान रखना एक चीज, अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो आपका अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ग्लूकोज बॉडी सेल खुद नहीं बनाती है, ग्लूकोज तो हम बाहर से लेते हैं, हम जो खाने में लेते हैं ग्लूकोज लेते हैं। अब जैसे कि प्लांट सेल की बात करो कि प्लांट सेल में वॉल पाई जाती है, ह्यूमन एनिमल में पाई नहीं जाती। जो प्लांट सेल जो ग्लूकोज बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज जो उसके सेल्स में जाता है, और वही ग्लूकोज को ये पॉलीमराइजेशन करती है, ग्लूकोज नहीं बनाती। वहां तो प्रोटीन बनाया जा रहा था और मॉडिफाइड किया था, ये क्या करती है, ग्लूकोज जो आया है उस ग्लूकोज को क्या करते हैं बेटा, उसको पॉलीमराइजेशन करती है। ठीक है, और इस तरह से सेल वॉल बनाती है। अब तीसरा होता है लाइसोसोम बनाती है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है। एक्रोसोम, ध्यान रखना कि जो स्पर्म होता है, ओके, जो स्पर्म होता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन भी गोल्गी apparatus के थ्रू ही होता है। एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म्स के फाउंड टिप पे पाया जाता है। क्या होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म को जब भी फर्टाइल करना होता है एग से, तो एग की जो चारों तरफ की जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। उस हार्ड लेयर को रिलीज करने के लिए, वो हार्ड लेयर को डैमेज करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि देखिए जो मान के चलिए स्पर्म गया, एग की जो लेयर है, जो वाइटल लेयर होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब उसको हम, इसको स्पर्म जब तक उसको डैमेज नहीं करेगा और जब तक वो डैमेज नहीं होगी, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या होता है, इसके टिप के ऊपर एक एक्ट्रोसोम पाया जाता है। एक्ट्रोसोम कुछ नहीं होता, लाइसोसोम की लेयर होती है। ठीक है, लाइसोसोम की लेयर्स होती है लंबराइट। अब क्या होता है यहाँ मॉडिफाइड, कह सकते हो एक्ट्रोसोम क्या मॉडिफाइड लाइसोसोम है। अब यहाँ पे देखिए लाइसोसोम किससे बन रहा है, गोल्गी बॉडी से बन रहा है, लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से तो बन रहा है। तो यहाँ पे जो गोल्गी बॉडीज होती हैं ये लाइसोसोम बनाती है, ऐसे लाइसोसोम बनाती है, और जो लाइसोसोम स्पर्म में पाया जाता है उसको हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। अब ये एक्ट्रोसोम लाइसोसोम में का काम क्या है, ये लाइसोसोम या एक्ट्रोसोम, ध्यान रखना जो स्पर्म में जो लाइसोसोम पाया जाता है उसको हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। अब एक्ट्रोसोम का, लाइसोसोम का काम क्या है, डाइजेशन करना। तो इसमें सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिसका काम होता है एग की जो सेल होती है उसको ब्रेक डाउन करना। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा एग यॉक में जो मतलब एग यॉक बनता है, कहने का मतलब है जैसे कि आप जो भी एनिमल्स में जो एग, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें जो एग बनता है उसका जो यॉक मटेरियल होता है वो गोल्गी ऑपरेटस बनाती है। इसके अलावा मेलेनिन पिगमेंट, जो हमारी बॉडी का जो मेलेनिन पिगमेंट है, ये जो मेलेनिन जिसके से हमारी बॉडी का कलर है, इसके रिस्पॉन्सिबल होती है बनाने में। ओके, इवन जो आपके जो एग का जो चारों तरफ की जो लेयर होती है, जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, जैसे हैन का एग होता है या फिर किसी के एग के जो चारों तरफ की वाइटलिन जो मेम्ब्रेन होती है, उस एग का भी फॉर्मेशन ये गोल्गी बॉडी बनाती है। इसके अलावा इट इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इफ द कार्बोहाइड्रेट अटैच विद द प्रोटीन तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इफ द कार्बोहाइड्रेट अटैच विद द लिपिड उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ठीक है।
तो इनका फॉर्मेशन यहीं से होता है। ओके, Golgi apparatus is also called a principal director, traffic police of cell and the director of macromolecule trafficker, macromolecular traffic। क्योंकि क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स को प्रिंसिपल बताती है कि मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाना है, मॉलिक्यूल्स को अंदर ही काम करना है। तो ये क्या होता है, सेल की एक ट्रैफिक पुलिस है जो सेल में आने वाले जितने वेसाइकल्स हैं, क्योंकि क्या होता है जब सेल के अंदर जो भी फूड बनता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, कोई भी जो फूड बनता है दे ऑलवेज पैक इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। अब वो वेसाइकल्स को जाना कहाँ है, इसकी रिपेयरिंग में जाना है, सेल्स के बाहर जाना है, तो ये उसको डायरेक्शन देती है। ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर मतलब होते हैं आपके लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, दे आर योर मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक वर्ड है GERL कॉम्प्लेक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक, सॉरी गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम। पूरा नाम लाइसोसोम भी है इसका, गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम, क्योंकि ER से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम बनता है। तो आपका ये जो लाइसोसोम आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो गोल्गी बॉडी है आपने देखा था पिंच आउट होके आपके वेसाइकल्स बन रहे थे, तो अभी पिंच आउट होकर ही लाइसोसोम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक वर्ड रह गया आपका, ठीक है, लाइसोसोम होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आता लाइसोसोम क्या होता है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। लाइसोसोम ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गोल्गी बॉडी के वेसाइकल के पिंच ऑफ होने से बनते हैं। मतलब ये वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। मतलब जो गोल्गी एपरेटस की पैकेजिंग के प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं। जिनका काम क्या होता है, इनके अंदर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मतलब ऐसे एंजाइम जो किसी को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। मतलब अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना हो, लिपिड को ब्रेक डाउन करना हो, तो उसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक देखिए दो चीजें मिला हुआ है, हाइड्रो प्लस लाइटिक। लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रो मतलब होता है, देखिए जब एक कंपोनेंट क्या होता है, जब भी एक कंपोनेंट बनता है, जब भी एक कंपोनेंट बना, तो जब बनता है तो उससे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसलिए हर एक जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपके पॉलीसैकेराइड है या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर जो भी आपके लिपिड बनते हैं, ये सारे के सारे आपके इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि जैसे ही जुड़ते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, और अगर आप इनको तोड़ रहे हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो निकला है वो वाटर मॉलिक्यूल को देना भी पड़ेगा। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इनको आप देते हो तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ देते हैं और ये इनका काम होता है हाइड्रोलिसिस, दैट्स व्हाई। और इनकी सारे जितने भी हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं लो पीएच के ऊपर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी लेस पीएच के ऊपर ये काम करते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है कि मान के चलो सेल आपने जो भी आप खाते हो, आप लाइक राइस खा रहे हैं, तो राइस किसका बना होता है, स्टार्च का। तो आपके बॉडी के अंदर स्टार्च गया, ठीक है, अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पॉलीसैकेराइड आ गया, तो पॉलीसैकेराइड अब क्या होता है, सेल के अंदर जाएगा। अब वो लाइसोसोम क्या करता है कि उसको लेकर उसको पॉलीसैकेराइड को छोटे 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 ग्लूकोज में तोड़ देगा, तो इस तरह से उसका डाइजेशन करता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा लगता है, जब हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, या फिर अब जब कई बार क्या होता है कि सेल को लगता है कि सेल के ऊपर कोई खतरा आ गया है, सेल आपकी म्यूटेंट हो चुकी है, सेल में कोई कार्सिनोजेनिक कंपाउंड आ चुके हैं, या सेल कई बार ऐसा होता है कि सेल खत्म होने की तरफ है। कहते हैं ना कई बार जैसे आर्मी हमारे सोल्जर्स कभी कभी क्या करते हैं, देश को बचाने के लिए अपना बलिदान देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने आप को अपनी लाइफ की सैक्रिफाइस देते हैं। तो वैसे लाइसोसोम करता है, लगता है कि सेल अभी खतरे में है, तो वो सेल को ही ब्लास्ट कर देंगे, जिससे कि वो सेल ऐसा कुछ ना प्रोटीन ना बना दे, क्योंकि अगर मान के चलो कोई कार्सिनोजेनिक आ गया और उसने कोई म्यूटेंट प्रोटीन बनाते हैं जिससे कि कैंसर हो गया, तो लाइसोसोम सोचता है अगर इसने म्यूटेंट प्रोटीन बना दिया तो पूरी बॉडी को कैंसर हो जाएगा, इससे अच्छा है मैं इस सेल को ही ब्लास्ट कर देता हूँ। तो वो क्या करता है, लाइसोसोम की थैली फट जाती है और सारे एंजाइम्स उस थैली से बाहर आकर सारे सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करके खत्म करके पचा जाते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल और ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ओके, देखिए सिंपल सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वेसाइकल्स थी जो ER से आ रही थी, फिर सिस्टर्निस बनी, सिस्टर्नी से ये आपके क्या बना, सिस्टर्नी से ये आपके वेसाइकल्स हैं, ये वेसाइकल्स आपके बाहर आ गए, इसमें से कोई भी एक वेसाइकल्स हो सकती है, इसमें दोनों वेसाइकल्स ऐड होने की जरूरत नहीं है। तो ये बना आपका प्राइमरी लाइसोसोम, जिसको हम कहते हैं सिक्रेटेड वेसाइकल्स।
ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब मान के चलो सेल मेम्ब्रेन से कोई फूड अंदर आया, और जब कोई फूड अंदर आता है ना, ध्यान रखना, अगर कोई सॉलिड मटेरियल अंदर आता है तो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड मटेरियल अंदर आता है उसको कहते हैं पिनेकोसाइटोसिस। देखिए, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से ये अंदर से बाहर जाना, अंदर से, मान के सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर जाना, तो अंदर से बाहर जाने का प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और बाहर से अंदर आना उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इफ द सॉलिड मटेरियल कम इनसाइड ऑफ सेल, इसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इफ द लिक्विड मटेरियल कम इनसाइड ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड द पिनेकोसाइटोसिस। अब कोई सॉलिड मटेरियल अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ गया, तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, इस सॉलिड मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेशन के बाद क्या बनता है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। अभी सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है, देखिए ध्यान रखना, प्राइमरी लाइसोसोम तो सिक्रेटेड होता है, लेकिन जब वो किसी भी सॉलिड मटेरियल के साथ, फूड के साथ एसोसिएट हो गया, तो उस एसोसिएशन को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी लाइसोसोम इसको पचा जाएगा, पचा जाने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम। अब ये रेसिडुअल लाइसोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये चार टाइप होते हैं, देखिएगा। प्राइमरी लाइसोसोम, दे डायरेक्टली पिंच ऑफ फ्रॉम ए वॉल्गी बॉडी, कंटेन a hydrolytic enzyme. This enzyme sometime get burst inside a cell which may lead to a lysis suicide of cell, जिसे हम कहते हैं सुसाइडल थैली भी कहते हैं, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कभी कभी सुसाइडल बैग भी कहते हैं, कि अगर सेल पे मान के चलो कोई भी खतरा आ गया है, सेल कभी भी लगा कि सेल ने कोई म्यूटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और कभी भी कोई भी रॉन्ग प्रोटीन बन सकती है, और अगर सेल ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो हो सकता है कैंसर हो सकता है। सेल ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, हो सकता है उस पर्सन को अटैक आ जाए, उस पर्सन को कभी भी डायबिटीज हो जाए, कोई भी डिजीज हो सकती है इस सेल को, उस सेल की वजह से उस ह्यूमन को कोई भी डिजीज हो सकती है। तो बेटर है जिस सेल में म्यूटेशन आया उसको ब्लास्ट कर दो, साथ साथ म्यूटेशन भी खत्म हो जाएगा, जिससे कि कम से कम हम खत्म होकर आसपास की सेल्स को बचा लेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस प्रोसेस। तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, कभी कभी अपनी थैली को फाड़ लेता है, और जिसकी वजह से पिंच आउट होने की वजह से सारे जो माइक्रोब्स, सारे जो एंजाइम्स होते हैं उस थैली से बाहर आ जाते हैं। Secondary lysosome, when the food vesicle fuse with the secondary lysosome, as a resultant secondary lysosome बनता है। थ्रो फैगोसाइटोसिस फूड वेसाइकल्स, ओके, मतलब अब ध्यान रखना, थ्रो फैगोसाइटोसिस फूड वेसाइकल्स, याद देखिए फैगोसाइटिक वेसाइकल्स है या फैगोसोम, कहने का मतलब है जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड वेसाइकल्स हैं, या तो क्या होता है कि फैगोसाइटिक वेसाइकल्स के फॉर्म में आते हैं, वेसाइकल्स के फॉर्म में आते हैं, ये डायरेक्टली सॉलिड मटेरियल अंदर की तरफ आता है, तो वो उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएट प्राइमरी लाइसोसोम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएट होने के बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। अभी सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा, अब बन गया, अब उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में जो भी उसके सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल अब बचेगा उसको हम कहेंगे रेसिडुअल लाइसोसोम, और उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। और ऑटोफेगल लाइसोसोम, दे आर बेसिक नॉन एज सेलुलर स्कैवेंजर, जब सेल की सफाई करनी होती है, इसको हम जब ऑटोफेगिक मतलब खुद को ही खाने वाला, जब लगता है कि सेल्स को जब खुद की सेल की सफाई करनी होती है, सेल के अंदर कभी कोई वेस्ट मटेरियल आ जाता है, सेल को जब खाना होता है, ठीक है, तो उसको हम सेल के स्कैवेंजर मतलब सेल की सफाई करने वाला, सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ है, तो उसको खाने लग जाता है, उसी को खाने लग जाएगा ऑटोफेगिक लाइसोसोम। फंक्शन इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड वेसिकल्स, ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल, ध्यान रखना, ऑटोलाइसिस ऑफ सेल, ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल को ही खत्म कर देना, जब सेल पे कोई भारी संकट आने वाला होता है तो सेल को ही खत्म कर दी जाती है। अब होता है मेटामॉर्फिस के टाइम पर होना, ध्यान रखना, मेटामॉर्फिस समझाता हूँ आपको। अब जब एक बच्चे का जन्म होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, मतलब 9 मंथ के टाइम पे जब बच्चे का जन्म होता है, तो ये देखिए फिंगर, उस टाइम पे अगर आप देखोगे एम्ब्रियो में ये सारी फिंगर आपस में चिपकी हुई होती है, सारी फिंगर आपस में चिपकी हुई होती है, सारी फिंगर। लेकिन क्या होता है कि इन फिंगर के बीच में एक लेयर होती है, कार्टिलेज की एक लेयर होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये कार्टिलेज की लेयर खत्म हो जाती है और फिंगर सारी अलग अलग हो जाती है। तो उस कार्टिलेज की लेयर को खत्म कौन करता है, लाइसोसोम ही कहता है, और इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतरण, मतलब किसी भी ऑर्गन में चेंज आ जाना। तो देखिए सारी पहले सेल सारी फिंगर चिपकी हुई थी, धीरे धीरे फिंगर अलग अलग हो गई, इसी को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसी के टाइम में आपका लाइसोसोम खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, ओके। तो अभी तक का कंटेंट कवर कर लेना, और जो नहीं समझ में आया यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आइदर वी आर मीटिंग डायरेक्टली ऑन इन द क्लास ऑन मंडे, ओके। धन्यवाद।